प्राच हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शर्मा। आज एक नया टॉपिक नई बुक से लेकर आए हैं जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। कि यानी कि जो प्राचीन में जो इतिहास है, प्राचीन भारत के इतिहास का क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है कि हमें इसे पढ़ना चाहिए, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की। तो उसी को बेस लेकर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। क्या क्या है कि सबसे पहले तो इससे हमें जानकारी मिलता है कि मानव समुदाय ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। यह बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, कि भाई कृषि कैसे स्टार्ट हुई है, ठीक है, और जिससे कि मानव जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। इसमें ज्ञान होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग किया तथा किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के साधन जुटाए। हम यह भी जान पाते हैं कि उन्होंने खेती, कताई, बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत कैसे की और कैसे जंगलों की सफाई और कैसे ग्रामों, नगरों तथा अंतर्राज्यों की स्थापना की। कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक वह लिखना न जानता हो। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलित हैं, क्या कहता है कि जो भारत में जो लिपियां हैं उन सब का विकास प्राचीन लिपियों से हुआ है। हमारी आज की भाषाओं का भी यही हाल है। हमारी वर्तमान भाषाओं की जड़ें अतीत है और कई युगों में विकसित हुई है। सबसे पहले टॉपिक आता है अनेकता में एकता। प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा रोचक है क्योंकि भारत अनेक मानव प्रजाति का संगम रहा है। प्राक आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, शक, हुन और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। प्रत्येक प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योग दिया। ये सभी समुदाय और उनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य इस तरह मिल गए कि आज उनमें से किसी को भी हम उनके मूल रूप से साफ पहचान भी नहीं सकते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यह रही है कि इसमें उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समेकित हो गए हैं। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं, तो प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। लेकिन द्रविड़, मुंडा और अनेक संस्कृतेतर भाषाओं के बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं जिनका काल 1500 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है। ये शब्द प्रायद्वीप एवं वैदिकेतर भारत से संबंध विचारों, संस्था, उत्पादन और निवासों के द्योतक है। क्या कहता है कि जिनका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है, ये शब्द हैं जो वे प्रायद्वीप और वैदिकतर भारत से संबंध, यानी कि उनके विचार, उनकी संस्था, उत्पादन और निवासों के द्योतक हैं। इस प्रकार पाली और संस्कृत के बहुत से शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थाओं के द्योतक हैं, वे लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के हैं। संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। इसमें भारत के पूर्वांचल ने भी, जहाँ प्राक आर्य जातियाँ बसी हुई हैं, अपना योगदान दिया है। यहाँ के लोग मुंडा या कोल भाषाएं बोलते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि हिंद आर्य भाषा में फहार, नौका, खंती आदि के बहुत से सूचक शब्द मिलते हैं। वे मुंडा भाषा जो है क्या कहते हैं कि आगे उन्होंने बोला है कि जो मुंडा भाषाओं के लिए गए हैं। यद्यपि छोटा नागपुर के पठार में बहुत से मुंडा परिसर है, फिर भी मुंडा संस्कृति का पूरा अवशेष उतना नहीं है जितना द्रविड़ संस्कृति का। द्रविड़ भाषा के भी अनेक शब्द हिंद आर्य भाषाओं में पाए जाते हैं, कि जो द्रविड़ भाषा के शब्द हैं वो भी हिंद आर्य भाषाओं में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा में जो ध्वन्यात्मक और शब्दात्मक परिवर्तन लक्षित होते हैं, उनकी व्याख्या मुंडा प्रभाव के आधार पर जितनी की जा सकती है उतना ही द्रविड़ प्रभाव के आधार पर, अर्थात कि प्राचीन भारत का प्राचीन काल से विविध धर्मों का प्रांगण रहा है।
प्राचीन भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सहमिश्रण और प्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते और भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर चले, पर सारे देश में सभी एक सामान्य जीवन पद्धति है। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकती है। प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा। सारे देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष नाम दिया गया और इसके निवासियों को भरत स्तंति कहा गया। जो यहाँ के निवासी थे उनको क्या नाम दिया गया? भरत स्तंति। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस देश को कई अखंड इकाई के रूप में देखा है। हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि की उन्होंने सार्वभौम राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की है। हिमालय से कन्याकुमारी तक पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं को व्यापक रूप से यशोगान किया गया है। ऐसे राजा चक्रवर्ती कहलाते हैं। देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशिन हर्षवर्धन को हराया। 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने जो संपूर्ण उत्तर भारत का क्या कहता है कि जो संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति माना जाता है था। राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोबेश एक जैसा रहा कि एकता की अभाव की स्थिति होने के बाद भी कैसा ढांचा था सबका? ज़्यादातर सेम ही था। विजेता और सांस्कृतिक नेताओं के मन जो विजेता हैं और जो सांस्कृतिक नेताओं के मन में भारत का भान अखंड भूमि के रूप में ही हुआ है। भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी स्वीकारा है। वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को सिंधु या इंडस का नाम दे दिया है। ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। इस शब्द का प्रयोग 6वीं सदी ईसा पूर्व में ईरानी अभिलेखों के सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया है। कालक्रमेण हमारा देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ। तो ईरानी भाषा के हिंद शब्द संस्कृत से क्या निकला? सिंधु से निकला है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ईसा पूर्व में ईरानी अभिलेखों के सिंध क्षेत्र के लिए किया गया है। यह फारसी और अरबी भाषाओं के हिंद नाम से विदित हुआ। हिंदुस्तान सबसे पहले 1ली-3री सदी में ईरान के सासानी शासकों के अभिलेखों में मिलता है। इसका प्रयोग भी सिंधु क्षेत्र के लिए ही हुआ था। जो हिंदुस्तान शब्द है सबसे पहले 3री सदी में ईरान के सासानी शासकों के अभिलेखों में मिलता है। आगे बात आती है देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे हैं। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी। सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के जो शिलालेख हैं वो कैसी भाषा में है? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बाद में वे स्थानीय संस्कृत ने ली और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई। यह सिलसिला ईसा की 4वीं सदी में आकर गुप्त काल में और भी मजबूत हुआ। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, फिर भी राज के दस्तावेज संस्कृत में लिखे जाते रहे। यह भी उल्लेखनीय है कि जो प्राचीन महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत तमिलों के प्रदेश में भी वैसे ही आह्लाद और भक्ति भाव से पढ़े जाते हैं जैसे काशी और तक्षशिला की पंडित महामंडलियों में। इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी। बाद में इन्हें विभिन्न स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत किया गया, परंतु भारत के सांस्कृतिक मूल्य और चिंतन जाए किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जाए उनका सार्थक उद्देश्य एक सा रहा है। भारतीय इतिहास की यह विशेषता है कि यहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ जो सारे देश में व्याप्त हो गई। प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए थे वे भी किसी न किसी वर्ण जाति से मिल गए। वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमान वर्ण व्यवस्था क्या कह रहा है कि जो वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ जो सारे देश में व्याप्त हो गई। प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए वे भी किसी न किसी वर्ण जाति से मिल गए। वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित किया।
धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी न किसी जाति के थे और वे हिंदू धर्म को छोड़ नए धर्म में दीक्षित हो जाने पर भी पूर्ववत चलते रहे। ठीक है। आधुनिक काल में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो आज के टाइम पीरियड में जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं, ठीक है, वर्तमान में अतीत की क्या प्रासंगिकता है जो हम आज का टाइम पीरियड देख रहे हैं। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आधुनिक काल में जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन का विशेष महत्व है। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को फिर से लौटाना चाहते हैं और भारत के उज्ज्वल अतीत का गुणगान करते नई गाते हैं। उन्हें कला कौशल की क्या कह रहा है कि उन्हें जो कला है, जो कौशल है, ठीक है, प्राचीन वस्तुओं के सृजन की उतनी चिंता नहीं है। वास्तव में वे समाज और संस्कृति का पुराना प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है। ऐसी स्थिति में अतीत ठीक से समझ निहायत जरूरी है। बेशक प्राचीन भारत के लोगों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की, पर केवल अतीत की प्रगति के बल पर ही आज के ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसमें संदेह नहीं, कह रहा है कि इसमें संदेह नहीं है कि प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय व्याप्त था। निचले वर्ण, विशेषतः सुंदर और चारडालों पर जिस तरह से अपात्रताएं थोप दी गई थी, वह आज के विचार में बड़ा ही खेदजनक है। अगर पुरानी जीवन पद्धति में परिवर्तन न लाया जाए तो स्वभावतः वे सारी विषमताएं भी सर उठाएंगी ही। भारत में जो सभ्यता के विकास की धारा इन सामाजिक भेदभाव की वृद्धि के साथ बही है, प्रकृति मूलक और मानव मूलक कठिनाइयों पर विजय पाने पर हमारे पूर्वजों को जो सफलता मिली है उससे हमें भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है। पर अतीत को पुनः लौटने का अर्थ होगा उन सामाजिक विशेषताओं को, जो सामाजिक विषमताएं हैं, उनको कायम रखना, जिनके कारण हमारे देश चिरकाल से दुर्दशाग्रस्त रहा है। इसलिए सही ढंग से अतीत का मर्म समझना आवश्यक है। प्राचीन, मध्य और उत्तर काल की बहुत सी रूढ़ियाँ वर्तमान काल में भी हमारा पीछा करती आई हैं। पुराने लोकाचार, मान्यताएं, जो भी हमारे पुरानी मान्यताएं रही हैं, रीति रिवाज रहे हैं और धार्मिक कर्मकांड विधियाँ लोगों के मन में इतनी गहराई तक पहुंची हुई हैं कि इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। दुर्भाग्यवश ये पुराने दुराग्रह व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के विकास को रोकते हैं। इस तरह की बातों को उपनिवेशीय परिस्थिति में जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता रहा है। जब तक समाज से अतीत के ऐसे दुराग्रहों को दूर नहीं कर देंगे तब तक भारत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकेगा। जातिवाद और संप्रदायवाद देश की एकता कायम रखने और उसे प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने में बाधक बने हुए हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? एक तो जातिवाद और एक संप्रदायवाद। जाति प्रथा और पूर्वाग्रह पढ़े लिखे लोगों के मन में शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को घुसने नहीं देती और सामान्य हित में एकताबद्ध नहीं होने देती। महिलाओं को नागरिक अधिकार भले ही मिल गए हों, लेकिन समाज के युगों में दबी रहने के कारण वे अपनी भूमिका निभाने में समर्थ नहीं हुई है। निम्न वर्ग के लोगों का भी यही हाल है। प्राचीन भारत के अध्ययन से हम तह में बैठ कर पता लगा सकेंगे कि इन दुराग्रहों, जो ये दुराग्रह हैं, इनकी जड़ें कहाँ हैं और जो हम उन कारणों को ढूंढ निकाल सकेंगे और जिन पर जाति प्रथा और महिला की पराधीनता टिकी हुई है। संकीर्ण और संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अतः जो प्राचीन भारत का इतिहास केवल उन लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो जानना चाहते हैं कि अतीत का वह उज्ज्वल स्वरूप क्या है जिसे कुछ लोग फिर से लौटना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं। अर्थात कौन से वे जो एलिमेंट्स हैं जो देश की प्रगति को रोक रहे हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही और सेकंड चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।